हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और जैसे कि सीरीज़ चल रही है पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जो भी स्टूडेंट्स डीडीयू से बीएड कर रहे हैं सेमेस्टर 3 में हैं, आप लोग के 3 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग और बाकी 2 सब्जेक्ट की आपको पेडागोजी पढ़नी है। ठीक है, तो ये सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ को मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके यहाँ पे एक काफ़ी सारी स्लाइड्स मैंने तैयार की है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली ऐसी सीरीज़ मैं इसलिए बना रही हूँ, ऐसे एक कंबाइन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लगभग 80% से ज़्यादा सिलेबस आपके कॉमन है सारे ही पेडागोजी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। आप चाहे पेडागोजी ऑफ मैथ्स पढ़ रहे हो या पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस पढ़ रहे हो, पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की आप पेडागोजी आपने ले रखी हो, तो ये सारी वीडियोस आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ और साथ में इसके भी 2 वीडियोज़ अब तक आ चुके हैं और ये है पार्ट 3। ठीक है, पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कोड EDU BED 110। ठीक है, सेमेस्टर 3 यहाँ ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कलर थोड़ा सा ऐसा चूज़ हो गया है। ठीक है, तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप लोग इस सेमेस्टर 3 में हैं और ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे पेडागोजी ऑफ सिविक्स है और भी पेडागोजी कुछ अलग जो ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं, उसमें आपका माइक्रो टीचिंग आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग की प्लेलिस्ट पहले से मेरे पास है जिसमें मैंने सब कुछ बताया है। माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होती है, कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की साइकिल के बारे में 2-3 वीडियो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। उस प्लेलिस्ट को जाके वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, उसी से MCQs बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की है। 10 क्वेश्चंस हर वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो कहने को 10 MCQs हैं, बट पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा उसमें बहुत इजीली 25+ MCQs बनाए जा सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम सेव करना है, इसलिए क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, और सेकंड जो पार्ट 2 है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से अगेन 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, अ यूनिट प्लान शोड। ठीक है, एक आई योजना की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यूनिट प्लान क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा, अपने सिलेबस में आपके है। ठीक है, आपको जैसे क्लासरूम में जाना पढ़ाना होता है तो हर यूनिट में आप एक यूनिट प्लान बनाते हैं, उस स्पेसिफिक यूनिट को कैसे पढ़ाना है, उसको जो भी सिलेबस आपको पढ़ाना है उसको यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, फिर आप पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट प्लान होता है और यहाँ पे पूछा गया यूनिट प्लान के बारे में पूछा गया। ठीक है, यूनिट प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए, प्रोवाइड अ वैरायटी, एक विविधता प्रदान करना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ फेमिलियर टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे किस ऑप्शन नंबर आप लोग गेस करिए क्या सही होगा। यहाँ पे आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो यूनिट प्लान है वो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें आप एडिशन कर सकें, एकदम स्टैटिक नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो भी करिकुलम में जो सिलेबस है वो सब कुछ आपका फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो जब सब कुछ सिलेबस है तो यूनिट प्लान भी फ्लेक्सिबल होगा। प्रोवाइड वैरायटी, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। कंसिस्ट ऑफ फेमिलियर टॉपिक, तो ऐसा नहीं होता है कि अभी आप एक यूनिट प्लान बना रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका यूनिट प्लान बना के फिर अगेन आप जंप कर दें किसी और टॉपिक को। ठीक है, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, यूनिट प्लान बना रहे हैं, वो सारे ही यूनिट्स एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वो बच्चे को क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए, हु सेड, एक कथन है, कथन बहुत फेवरेट है भाई, एकदम बिल्कुल अच्छे कथन तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। हु सेड होमवर्क इज अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। सॉरी, Who said homework is a step towards self-education, enabling the child to use his own resources and work unsupervised। ठीक है, किसने कहा है होमवर्क के बारे में, ये है। ठीक है, होमवर्क से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में तो इस कोड का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसने कहा है कि होमवर्क आत्म शिक्षा की दिशा में एक कदम है। ठीक है, बच्चे को ये सेल्फ एजुकेशन में होमवर्क हेल्प करता है, जिससे बच्चे को अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने और असुरक्षित काम करने में सक्षम बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अनसुपरवाइज का क्या ही ट्रांसलेशन कर दिया हिंदी में, तो अवॉइड इट। ठीक है, तो अनसुपरवाइज मतलब कि वो अकेले काम कर सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ पे है अनसुपरवाइज मतलब कि वो खुद से अकेले काम कर सकता है बिना किसी असिस्टेंट के। तो यहाँ पे ये कथन कहा गया है किसके द्वारा, एडम्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। अब कोई भी कथन याद करने से पहले आप उसके कीवर्ड्स को याद करें। जैसे यहाँ अगर कीवर्ड्स हैं होमवर्क से रिलेटेड है तो यहाँ पे सेल्फ एजुकेशन आपका कीवर्ड्स है, ओन रिसोर्सेज है और वर्क अनसुपरवाइज्ड करके। जब आप कनेक्ट करके याद करेंगे
करेंगे तो फिर चीज़ें बहुत ईजिली आपको याद रहेंगी और ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेंगी। और कोट्स का मैं बोलती रहती हूँ हर वीडियोज़ में कि आप एक अलग से पतली सी कॉपी बना लीजिए, कोट्स को वहाँ पे लिखते, जैसे होमवर्क से रिलेटेड कोट है, करिकुलम से रिलेटेड कोट है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड कोट है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन को ट्राई पोलर प्रोसेस किसने कहा, ठीक है। जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा वो लोग आप कमेंट करके बताइए कि एजुकेशन को ट्राई पोलर प्रोसेस किसने कहा, बाई पोलर प्रोसेस किसने कहा और ट्रायंगुलर प्रोसेस किसने कहा। 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन को मैंने आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बताया था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि किसने कहा, ठीक है। मिलते नहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे ड्रिल वर्क की बात की गई है, ठीक है। ड्रिल वर्क इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड ऑन द, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि ड्रिल वर्क, पहले तो यह क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि ड्रिल वर्क बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने के सिद्धांत पे ड्रिल वर्क काम करता है। ड्रिल वर्क मतलब बेसिकली रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है कि जिसमें बच्चा रिपीट कर करके वो चीज़ों को रिपीट करता है और फिर वो सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 प्रिंसिपल की बात की गई है। एक प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा प्रिंसिपल पूछा है कि भाई ड्रिल वर्क कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी का कानून, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव दिया हो तो हमेशा वो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है ड्रिल का कार्य करने द्वारा करना सीखने के सिद्धांत पर आधारित है एंड ऑन द, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बताइए कौन सा होगा। ड्रिल वर्क में जैसे मैंने अभी बताया कि रिपीटेशन होता है, बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उससे चीज़ें बहुत बच्चों को काफ़ी देर तक याद रहती है। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, करके सीखने का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ये देखिए तीनों ही लॉज हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ, ये आपके E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में, ठीक है। तो इसमें से जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है उस पर ड्रिल वर्क काम करता है। एक्सरसाइज मतलब जितनी ज़्यादा, जैसे बच्चों को आप होमवर्क देते हैं वहाँ बच्चे घर पर आप लर्निंग बाई डूइंग करके वहाँ पर करते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द अल्टीमेट गोल ऑफ सुपरवाइज स्टडी इज, पर्यवेक्षित अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ठीक है। सुपरवाइज स्टडी, देखिए सुपरवाइज स्टडी के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सुपरवाइज स्टडी में क्या होता है कि पहले बच्चों को हम करने देते हैं काम, उनको बोलते हैं कि भाई आप करो, उसके बाद जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे हम हल्का सा आपको एक सपोर्ट देते हैं, एक पुश देते हैं, ठीक है, उतनी ही हेल्प करते हैं जितनी की ज़रूरत हो। तो जो गोल होता है अल्टीमेट इनका, वहाँ पे हम पूरी हेल्प नहीं करते, बच्चा खुद से ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है अल्टीमेट गोल ऑफ सुपरवाइज स्टडी सेल्फ लर्निंग, ठीक है, खुद से सीखना, स्वयं से करके सीखना, ठीक है। तो ये सुपरवाइज स्टडी का अल्टीमेट गोल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ओरल वर्क हैज़ टू सप्लीमेंट डॉट वर्क एंड नॉट टू सप्लांट इट, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले हम लोग ड्रिल वर्क की बात की, ठीक है। अब यहाँ पे ओरल वर्क की बात हो रही है, ठीक है। मौखिक कार्य को पूरक, मौखिक क्या लिखा हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेशन प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम मुझे, तो खैर यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो ओरल वर्क को पूरक करता है, ठीक है, उसको प्रतिस्थापित नहीं करता है। तो आंसर तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है रिटन। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम क्लास में टीचर हमें पढ़ाता है तो ओरल वर्क के साथ साथ बच्चों को रिटन वर्क भी बोला जाता है कि भाई आप कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है। तो ओरल वर्क रिटन वर्क दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ सप्लीमेंट का मतलब ये है कि ओरल वर्क और रिटन वर्क ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। नॉट टू सप्लांट मतलब प्रतिस्थापित करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी ओरल वर्क हो गया तो रिटन वर्क की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रतिस्थापित नहीं करना है, दोनों साथ साथ चलते हैं। बेसिकली बहुत आसान भाषा में कहने का अर्थ यही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है रिटन, ठीक है। मौखिक कार्य को ओरल वर्क हैज़ टू सप्लीमेंट रिटन, ठीक है। जो ओरल वर्क है वो रिटन वर्क को सप्लीमेंट करता है, उसको सप्लांट नहीं करता, प्रतिस्थापित नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हु इज़ द पायनियर इन द फील्ड ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आई होप जिसने पार्ट 1 देखा होगा उनके तो बिल्कुल याद होगा ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बताइए आप लोग, इसको काफ़ी अच्छे से मैंने पार्ट 1 में बताया है, ठीक है। जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की कहते हैं, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की कहते हैं, आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी मतलब एक क्लासिफिकेशन की यहाँ बात हो रही है कि ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई किया गया है। तो पूछा है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के क्षेत्र में अग्रणी कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, B.S. ब्लूम, ठीक है। B.S. ब्लूम की जो कॉग्निटिव डोमेन में जो उन्होंने एक हायरार्की दी है
जिसमें उन्होंने 1956 में एक अप्रोच दिया है, एक 2001 में, उसको मैंने पार्ट 2 में बहुत डिटेल में बताया है, उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने पूरे एक ट्रायंगुलर शेप में एक पूरा डायग्राम है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ मैं अगेन इंक्लूड नहीं कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका। और बाकी BS ब्लूम ने 3 डोमेन की बात की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डोमेन आपका आता है, उसके बाद आपका अफेक्टिव डोमेन आता है, उसके बाद साइकोमोटर डोमेन आता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच अप्रोच गिव्स एम्फेसिस ऑन मेंटल एबिलिटीज़ और मेंटल प्रोसेस रादर दैन टर्मिनल बिहेवियर, ठीक है। कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो टर्मिनल व्यवहार के बजाय मानसिक क्षमताओं या मानसिक प्रक्रिया पर जोर देता है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि कौन सा ऐसा, बहुत सारे अप्रोच दिए हैं आपके, रॉबर्ट मिलर अप्रोच दिए हैं, रॉबर्ट मेगर अप्रोच है, BS ब्लूम अप्रोच है, आपका RCM अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं सही ऑप्शन बता देती हूँ। यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, RCEM अप्रोच। RCEM का फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ठीक है। यहाँ पे ये डेवलप किया गया था, इसलिए ये नाम बना दिया गया, आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मेंटल एबिलिटीज़ की बात हो, मानसिक क्षमता की बात हो, मेंटल प्रोसेस की बात हो, मानसिक स्तर की बात हो, तो आप RCM अप्रोच ही लगाएंगे। इस अप्रोच में क्या है कि 17 मेंटल एबिलिटीज़ की बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछता है कि RCM अप्रोच के हिसाब से कौन से 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने डिवाइड किया है RCM अप्रोच के अनुसार। तो यहाँ पे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी, ये 4 हैं ऑब्जेक्टिव्स RCEM अप्रोच के अनुसार, RCEM दृष्टिकोण के अनुसार। ये भी मैंने बहुत डिटेल में पिछले दूसरे वीडियोज़ में आई थिंक बताया है, ठीक है। मतलब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ देखिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ देखिए, ह्यूरिस्टिक इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही, अब तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर 3 में हैं, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में तो एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस करिकुलम कहाँ से आया, एजुकेशन एडुकेट से आया, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सब के ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो द वर्ड ह्यूरिस्टिक इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, ग्रीक से हुई है, ठीक है। उसके बाद ग्रीक वो शब्द कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन बन गया, तो वो शब्द है ह्यूरिसो, ठीक है। तो पहले तो ह्यूरिस्टिक शब्द कहाँ से आया, ग्रीक शब्द से आया है, वो ग्रीक शब्द कौन सा है, ह्यूरिसो है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिसो इज, ठीक है। तब यहाँ पे पहले तो हमने बात की कि ह्यूरिस्टिक शब्द कहाँ से आया, ग्रीक से आया, कौन से शब्द से आया, ह्यूरिशो से आया। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि ह्यूरिशो शब्द की मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ह्यूरिशो शब्द का मतलब है टू डिस्कवर और टू फाइंड आउट, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ने के साथ कॉपी में नोट भी करते रहा करिए। ऐसे शब्द, ऐसे चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइनर के फॉर्मेट में नोट्स बनाइए, और क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम के पहले आप गए और आपने इसका रिवीजन कर लिया तो चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आप लोग को स्लाइड्स बनाती हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है स्लाइड्स बना के आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चंस, बस क्वेश्चन ऑप्शन रीड कर रही हूँ, ठीक है यहाँ पे। और साथ में मैं भी टॉपिक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी मैं चाहती हूँ कि ऐसे एक्सप्लेन करूँ जिससे हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं और इंग्लिश माध्यम दोनों को ही समझ में आए चीज़ें बहुत क्लियर मैनर में। पूरी कोशिश रहती है कि मतलब हिंदी शब्दों का प्रयोग करूँ, बट समटाइम आई स्टक, मुझे भी इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मैनेज इन दैट। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी कोशिश तो पूरी रहती है कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर ह्यूरिशो शब्द का अर्थ है पता लगाने के लिए, टू डिस्कवर, टू फाइंड आउट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द फॉर्म ऑफ ड्रिल वर्क में बी, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रिल वर्क की बात की गई है। अभी इसके पहले भी ड्रिल वर्क का एक क्वेश्चन आया है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ड्रिल वर्क का एक क्वेश्चन लिया था, उसके बाद ओरल वर्क का क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं और डिटेल में चीज़ें बताती हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। द फॉर्म ऑफ, लग रहा होगा आसान, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ ड्रिल वर्क में भी, ड्रिल वर्क का रूप क्या हो सकता है। पहला है ओरल, दूसरा है रिटन, तीसरा है होमवर्क, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया कि ड्रिल वर्क पहला कॉन्सेप्ट किस पे आधारित है, लर्निंग बाई डूइंग पे, कि बच्चा करके सीखता है। दूसरा उसमें क्या था कि कौन से थॉर्नडाइक की लॉ की बात कर रहा था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें आप रिपीटेशन करते हैं और बच्चा रिपीटेशन करता है, या आप खुद भी इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो ये एक जनरल बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकता है। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात की गई है, लॉ लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिल वर्क में क्या होता है कि आप रिपीटेशन करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं। तो ड्रिल वर्क तीनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ओरल ड्रिल वर्क की बात की जाए तो इसको आप कैसे उदाहरण से समझेंगे? तो आप ओरल वर्क को कैसे उदाहरण से समझेंगे? जैसे बच्चों को बोला जाता है कि भाई ये पोयम आप घर से याद करके आना, ठीक है। तो पोयम जब बच्चा घर पे आके माता पिता उसको बोल बोल के सिखाते हैं तो वहाँ पे वो ओरल वर्क का यूज़ करता है। तो रिपीटेशन के साथ कई बार उस पोयम की लाइनें उसको माता पिता उसको सहयोग करते हैं, बताते हैं कि मछली जल की रानी, इसको 4 बार 5 बार रिपीट करवाते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर ड्रिल वर्क का यूज़ हो रहा है, जिसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, खुद से बोल के सीख रहा है, साथ में वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का यूज़ कर रहा है और ड्रिल वर्क का पार्ट तो है ही। उसके बाद रिटन वर्क में क्या होता है कि रिटन वर्क में मतलब कुछ भी लिखने को दे दिया, तो रिटन वर्क में आपका होमवर्क भी आ जाता है, ठीक है। तो होमवर्क मतलब बेसिकली ये तीनों ही फॉर्म है, ओरल वर्क, रिटन वर्क, होमवर्क, ये सारे आपके ड्रिल वर्क में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सॉरी, देखिए छोटे छोटे ही क्वेश्चंस हैं, बट क्या होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे चीज़ों को तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारी चीज़ों को बहुत रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे देखिए थॉर्नडाइक का लॉ को कहाँ से ला करके यहाँ पे ड्रिल वर्क में डाल दिया, फिर लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे एडिशन है। तो क्या होता है, एजुकेशन जो फील्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैं कह सकती हूँ कि सारी ही चीज़ें एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको आप जैसे पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर यूनिट प्लान बनाना है, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस को किस तरह से कैटेगराइज करना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, आपका जो इनफैक्ट सेमेस्टर 3 में जो आपका एक्शन रिसर्च है, आप लोग असाइनमेंट्स बस बच्चे लिख लेते हैं। एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो स्टीफन एम कोरे ने जिसको एक्शन रिसर्च कॉन्सेप्ट को एजुकेशन के फील्ड में यूज़ किया। पहले तो एक्शन रिसर्च वर्ड को कॉइन किया था कर्ट लेविन ने, ठीक है। उसके बाद जो स्टीफन एम कोरे थे उन्होंने एक्शन रिसर्च कॉन्सेप्ट को एजुकेशन के फील्ड में इम्प्लीमेंट किया। तो एक्शन रिसर्च बहुत यूज़फुल है और इनफैक्ट हर एजुकेटर के लिए बहुत यूज़फुल है। उसमें क्या होता है कि आप गए, आपने पढ़ाया, उसके बाद पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बच्चों ने लगा कि कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, फिर आप उस पर रिसर्च करते हैं अपने एक्शंस पे कि भाई क्यों नहीं समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहे हो, बच्चों को समझ में आना चाहिए, चलो क्या तरीका अपनाते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप रिसर्च करते हैं, फिर कुछ आप टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, चॉक का, डस्टर का या प्रोजेक्टर का या स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है कि हाँ भाई ये हमने एक्शन रिसर्च किया अपने ऊपर और हमने पाया कि ये परिवर्तन करने पर बच्चों को ये चीज़ें बहुत और अच्छे ढंग से समझ में आ रही। फिर हम उसको अपने सहपाठियों मतलब सहपाठी नहीं, मतलब अभी बीएड कर रहे हैं तो सहपाठी ही हैं, मतलब अपने अदर प्यूपिल टीचर्स को आप बताते हैं भाई ये टिप्स है, ट्रिक्स है। तो नॉलेज इज़ अबाउट द शेयरिंग, ठीक है। जैसे ही आप बीएड कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में एंट्री किया, तो आपको ज्ञान क्या है ना, ज्ञान स्टोर करके यहाँ पे रखना नहीं है। और सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, ज्ञान अपने पास है, आप अपने सहपाठियों के साथ उन चीज़ों को डिस्कस करिए, उससे आपको ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपको दूसरों से सीखने को मिले, बहुत बारी बच्चों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मतलब पेशेंस भी मिलता है, ठीक है, कि पेशेंस कैसे रखना है एज अ पेरेंट। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते हैं। एक गुरु भी एक पेरेंट की तरह बिहेव करता है, अगर गुरुकुल शिक्षा की अगर आप बात करें, ठीक है। तो ये मतलब ये सब रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस है। आप जितना इसको प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, जैसे अभी क्या लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं या बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप पढ़ने का पर्पज़ आप फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ भाई इसको क्यों पढ़ना है और प्रैक्टिकल वे में कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो फिर पढ़ने में मज़ा आता है। इनफैक्ट मैं जब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिक्स बहुत क्लियर अगर आपके हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, नहीं तो सेशन चल रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे तो मैम ज्ञान की बातें दे रही हैं, बट ये ज्ञान की बातें अनुभव है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि कभी कभी दे देना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये आई थिंक 30 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया। और तो आज हमने इस वीडियो में पेडागॉजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट ये पार्ट 3 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अदर पार्ट्स को नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट जो भी प्लेलिस्ट है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। इस वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो से आपको लग रहा है कि कंटेंट बहुत बेहतर बनाया गया है तो आप सुपर थैंक्स का यूज़ करके मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के बगल में सुपर थैंक्स फीचर का यूज़ किया, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुझे शिक्षा अकेडमी को सपोर्ट कर सकते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है। और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो से अगर आपको बेनिफिट मिल गया है तो देखिए कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, और अगर वो मेहनत है तो आपकी तरफ से एटलीस्ट एक सब्सक्राइब
सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए।